स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंजिल दर्शन में। तो कल हमने पढ़ा था समास, तो उसका थोड़ा पार्ट रह गया था, तो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पढ़ने के लिए तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है अव्यय होता क्या है। अव्यय मतलब होता है कोई ऐसा शब्द होता है जिसमें जो है लिंग वचन के आधार पे कोई चेंज नहीं होता है, मतलब ये एज इट इज़ रहते हैं, इन पे किसी लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर जो आपसे पूछा जाए अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें हमेशा प्रथम पद ही प्रधान होता है। अब इससे कुछ उदाहरण से हम लोग देखते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया आजन्म, जन्म से ही। हमने एक उदाहरण लिया आमरण, फिर एक उदाहरण लेते हैं भरपेट और उपकूल। अब भरपेट मतलब क्या होता है? पेट भरकर, पेट भरकर। अब जैसे अगर जो हम किसी लड़की के लिए बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे ना कि लड़की ने भरपेट भोजन किया। अगर जो किसी लड़के के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे कि लड़के ने भरपेट भोजन कर लिया। यानी कि भरपेट नहीं बदल रहा है, और चाहे हम लड़के के लिए यूज कर रहे हैं चाहे लड़की के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे ही एक हम शब्द लेते हैं उपकूल। अब यहाँ पे अगर जो हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा उप मतलब होता है समीप, कूल मतलब होता है किनारा। तो ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये हमारा द्वितीय पद हो गया। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किनारे के समीप। जैसे एक है कालिंदी कूल कदम्ब किनारन, मतलब कि कालिंदी नदी के किनारे जो है कदम्ब का वृक्ष है। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ लिया वही होता है। हर एक चीज़ में अगर जो एग्ज़ाम में हम पेपर दे के आ रहे हैं तो हम पूरी हर एक तरीके से वहाँ पे सोच के आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो हमने ये रट लिया कि प्रथम पद प्रधान होता है बस वही लगा के चले आए और उस पर चिंतन मनन नहीं किया। अगर जो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन पे हर तरीके से सोचेंगे। जैसे यहाँ पे तो एक उदाहरण है हर घड़ी, यानी कि ये हमारा जो है पहला पद हो गया और ये हमारा दूसरा पद हो गया, तो इसमें तो हमारा प्रथम पद प्रधान है। अब यहाँ पे एक उदाहरण और लेते हैं पल भर। अब यहाँ पे पल तो हमारा एक शब्द है और भर जो है हमारा अव्यय हो गया, तो यहाँ पे तो द्वितीय पद प्रधान हो गया ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिया हम लोगों ने हर हर महादेव। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों अव्यय शब्द तो हैं और इसमें योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो और ये हर हर कैसा शब्द हो गया, ये पुनरुक्ति हो गया। पुनरुक्ति शब्द ऐसे होते हैं जो दो बार रिपीट होके आते हैं। और हाँ, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा सकता है कि पुनरुक्त शब्दों को कौन से चिन्ह से जोड़ा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पुनरुक्त शब्द होते हैं उनको हमेशा योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया हमारा चराचरम। चराचरम क्या है? चराचरम, जैसे चराचरम का अगर जो हम विग्रह करेंगे तो चर और अचर, और चराचरम जो है किसका जो है पर्यायवाची है? संसार का पर्यायवाची है। तो ये हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। जिस शब्द में कोई चीज लिंग के अनुसार कोई चेंज नहीं होता है। कोई बदलाव नहीं हो। अब हम आते हैं आगे समास बहुव्रीहि समास पे। बहुव्रीहि, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बहु है मतलब कि बहुत दूर का, ऐसे हम समझने के लिए समझ ले रहे हैं कि बहुत दूर का। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि इसमें जो है हम बोलते कुछ हैं लेकिन अर्थ कुछ और निकलता है। इसमें कोई अन्य पद की जो है प्रधानता होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। अब यहाँ पे हमारा 10 है और आनंद है, और यहाँ पे दोनों जो है दोनों महत्वपूर्ण ना होके कोई और ही चीज़ महत्वपूर्ण हो जा रहा है, मतलब कह कुछ और रहे हैं, मीनिंग कुछ और निकल रही है। 10 हैं आनंद जिसके, तो किसके? रावण के। तो यानी कि यहाँ पे हमारा रावण इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो
और हाँ, रावण, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो रावण है, रावण को थारू जनजाति भगवान मानते हैं। यूपी की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो थारू जनजाति है, और ये लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, शटनन। शटनन में जो है क्या है, ये 6 है और ये पैर है। अगर जो हम इसका विग्रह करेंगे तो 6 पैरों वाला। अब यहाँ पे ना 6 इम्पॉर्टेंट है ना पैर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे तो कुछ और ही मतलब निकल रहा है। 6 पैरों वाला कौन, भौरा होता है, और भौरा का पर्यायवाची क्या होता है, अली। हाँ, एक बात और, अली और अली ये दोनों बहुत अलग हैं। अली मतलब तो भौरा होता है, लेकिन अली मतलब सखी होता है, सखी, सहेली, फ्रेंड, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये जो जोड़े के रूप में जो शब्द आते हैं उनके अर्थ निकालने के लिए बहुत ही कंफ्यूज करके वो लोग पेपर में देते हैं। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, जो छोटी ई की मात्रा है तो उसका जो है अर्थ भौरा निकलेगा, अगर जो बड़ी ई की मात्रा है तो वहाँ पे उसका अर्थ सखी निकलेगा। तो ये हमारा हो गया अर्थात, मतलब कि ये जो बहुव्रीहि समास है यहाँ पे अर्थात करके कुछ और ही आएगा, वहाँ पे अर्थात हो जाता है। जैसे ये दशानन मतलब रावण हो गया कि बोल कुछ रहे हैं, कहा कुछ जा रहा है और अर्थ कुछ और निकल रहा है। अब आते हैं द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास में क्या है, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं। अब द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई। द्वंद्व मतलब इसके शब्द से ही पता चल रहा है लड़ाई। अब भाई लड़ाई होगा तो उसमें तो दोनों पद प्रधान होंगे ना, दोनों पक्ष ही प्रधान हो जाएंगे। अब देखते हैं, अब द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो मूल रूप से इसके 3 भेद होते हैं, जैसे इतरेतर द्वंद्व। और हाँ, द्वंद्व बता रही हूँ मैं आप लोगों को, तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अगर जो ये शुद्ध अशुद्ध में आ जाता है तो द्वंद्व हमारा ऐसे करके लिख के आ जाता है, तो हड़बड़ाहट में हम लोग इसको टिक करके चले आते हैं, लेकिन ये गलत होता है। हमारा द्वंद्व इस तरीके से सही होता है, ठीक है। तो आप हमेशा इस वाले ऑप्शन पे हमेशा टिक करिएगा, इतरेतर द्वंद्व, ठीक। इतरेतर द्वंद्व होता क्या है, इतरेतर द्वंद्व ऐसे द्वंद्व होते हैं जहाँ पे जब हम समास विग्रह करते हैं तो वहाँ पे और निकल के आता है। जैसे माता और पिता, सीता राम, तो यहाँ पे सीता और राम, राधे कृष्ण, राधे और कृष्ण, ये हो गया हमारा इतरेतर द्वंद्व। अब बात करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। तो या विकल्प मतलब क्या होता है, या तो ये विकल्प या तो ये विकल्प, यानी कि या तो सुख रहेगा या तो दुख रहेगा, या तो दिन रहेगा या तो रात रहेगा, दोनों चीज़ें साथ साथ तो चलेंगी नहीं। तो ये चीज़ होता है, हमें एक देखना पड़ता है उसमें। इसी प्रकार लेते हैं हम लोग समाहार द्वंद्व। समाहार मतलब क्या, समाहित, मिला हुआ, जिसमें कोई चीज़ मिली होती है। जैसे अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, रोटी दाल। रोटी दाल का मतलब क्या, दाल में रोटी पूर्णतः समाहित हो गई है, मिल चुकी है। और इसी तरीके से लेते हैं एक एग्जाम्पल, कहा सुनी। जैसे मेरी इनसे कहा सुनी हो गई, और हम लोग ये जानते ही हैं कहा सुनी मतलब तो ये तो होगा नहीं। मतलब अगर जो हम यहाँ पे द्वंद्व समास की बात कर रहे हैं तो पहले ही मैंने बताया कि दोनों पदों में लड़ाई होती है, कि नहीं हम प्रधान हैं नहीं हम प्रधान हैं, लेकिन होते इसमें दोनों पद प्रधान हैं। तो हम ऐसे देखते हैं समार, तो यानी कि कहा सुनी, तो इसमें तो दोनों ही पद प्रधान होंगे। जैसे ऐसा तो होगा नहीं कि उन्होंने कहा और उन्होंने सुन लिया, कहा सुनी का मतलब तो जानते ही हम लोग लड़ाई होती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने आज पढ़ाया आपको आव्ययी भाव समास। तो आव्ययी का मैंने मीनिंग बता दिया है कि इनमें जो है नो चेंज, मतलब अगर जो लड़का है तो भी वही चीज़ यूज करेंगे, लड़की है तो भी वही यूज करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, शब्दों में कोई बदलाव नहीं करते हैं किसी भी लिंग के लिए। और इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, ये आजन्म, आमरण। इसी तरीके से फिर मैंने बताया है बहुव्रीहि समास, मतलब यहाँ पे हम बात कुछ करते हैं और वैल्यू जो है किसी और की ही होती है, मतलब कुछ अर्थात करके ही आ जाता है। जैसे हमने इसके एग्जाम्पल देखे, द्वंद्व का मतलब ही होता है लड़ाई, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व जब लड़ाई हो गई तो दोनों पद प्रधान हो गए। बहुव्रीहि मतलब बहु मतलब दूर का, बहुत दूर का, यानी कि कोई अन्य ही पद प्रधान हो गया। अव्ययी मतलब कि पहल, और इसमें अव्ययी भाव समास के लिए आप लोग ऐसे ध्यान दे दीजिएगा, यथा, जथा, ये सब जहाँ पे आ, ये सब जो भी शब्द आ जाते हैं सब अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। और ये हमारा द्वंद्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो समास का कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
थैंक यू सो मच। घर पे रहें, स्वस्थ रहें।